हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन पथ। एंड आज ये वीडियो है एचसीएस प्रीलिम्स 2025-2026 के लिए। और ये उसकी स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस एनालिसिस वीडियो है। अभी हम जानते हैं रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था जिसके थ्रू हमें ये पता चला था कि अब जो भी ऑप्शनल के एग्जाम्स हैं वो नहीं होंगे, वो हटा दिए गए हैं मेंस एग्जामिनेशंस में से। हम जानते हैं जो एचसीएस का पैटर्न है, राइट, वो क्या है वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, पहले क्या होता था कि जो एचसीएस एग्जाम कंडक्ट कराते थे, जैसे प्रीलिम्स होता था, ये तो हम जानते ही हैं, ये अभी भी है, वैसा ही है। और फिर होते थे मेंस। ठीक है, मेंस में ऑप्शनल के पेपर होते थे, वो अब हम हट चुके हैं। तो जैसे क्या है कि एक पेपर होगा इंग्लिश का, एक होगा हिंदी का, और फिर है हमारे जीएस 1, 2, 3 एंड 4। और ये ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी है, मीन्स जैसे हमारे यूपीएससी में होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी जीएस 1, 2, 3 एंड 4 है। अभी क्या हुआ है कि प्रीलिम्स का सिलेबस तो देखो वही होता है जो वो वन लाइन में लिख के देते थे, बहुत ज्यादा डिटेल्ड सिलेबस कुछ नहीं होता। लेकिन मेंस के सिलेबस जैसे कि अभी चेंजेस हुए हैं, तो जो चेंज जो सिलेबस है वो अभी तक नहीं आया है। जब आएगा तो हम उसे देख लेंगे, हम उसे अच्छे से कवर कर लेंगे। वेर एज अभी हम प्रीलिम्स के ऊपर देखते हैं कि हमारे प्रीलिम्स का सिलेबस कैसा है, हम उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करके कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जानते हैं कि एचसीएस प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है कि राइट चीज राइट तरीके से पढ़े, थीम्स जो रिपीटेड होती हैं उसको अच्छे से हम इसमें कवर करें। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी की, कौन से सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर कैसे कवर करना है, हम वो देखेंगे। और प्रैक्टिकल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं इसमें, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो इन सब चीजों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं एचसीएस प्रीलिम्स का। ठीक है, तो एचसीएस प्रीलिम्स पैटर्न अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जैसे कि एमसीक्यूज कहते हैं। ठीक है, उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 है हमारा जनरल स्टडीज का, जो मेरिट डिसाइड करता है। पेपर 2 है हमारा सी सेट, क्वालिफाइंग इन नेचर है। 33% इसमें हमारे मार्क्स जो है वो कंपलसरी है। 100 क्वेश्चन है, ईच ऑफ 100 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन पेपर 1 में होंगे और 100 क्वेश्चन जो है पेपर 2 में, एंड ईच ऑफ 100 मार्क्स। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। 0.25 0.25 मार्क्स है। अगर आपका एक हर गलत आंसर पे 0.2 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि गेस वर्क से ज्यादा स्मार्ट अटेम्प्ट जरूरी है। गेस वर्क आप नहीं कर सकते, नहीं तो वो आपका लॉस है। ठीक है, और एग्जाम की ड्यूरेशन है 2 आवर्स। तो अभी हम देखते हैं कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं सिलेबस की और जानते हैं कि सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। ठीक है, याद रखें कि आप एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रीलिम्स नॉलेज का तो है ही, वेरएज एप्लीकेशन का भी गेम है। अगर हमारी एप्लीकेशन सही है, हमारी स्ट्रैटेजी सही है, हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके हिसाब से हम चले हैं, तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इज वेरी मच इजी। और एक बार आपको पता होनी चाहिए कि एचसीएस में सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट टास्क होता है वो प्रीलिम्स क्लियर करना ही होता है। ठीक है, अभी हम सिलेबस देखते हैं। इंडियन पॉलिटी, जिसकी हम कहते हैं हाई वेटेज। ठीक है, अगर एचसीएस प्रीलिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर हम बात करें ना, तो वो इंडियन पॉलिटी ही है। यहाँ आपको फोकस किस पे करना है? कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेलियन फीचर्स। अब आप सेलियन फीचर्स में देखेंगे कि सेलियन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, बट साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है कि सोर्सेस, हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा प्रोविजन लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हमने उसका आर्टिकल्स, जो मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनके पार्ट्स। ठीक है, इसके ड्यूल्स जो हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसमें आर्टिकल्स का याद होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीपीएस में मैच द फॉलोइंग्स में आपसे पूछ लिया जाएगा, आर्टिकल 50, 49, 48A ऐसे करके दे देंगे और आपसे मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो तो चलो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। प्रेसिडेंट है, गवर्नर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, हरियाणा फोकस। मतलब अब ये क्या है कि हरियाणा और इंडियन पॉलिटी अलग, हरियाणा पॉलिटी अलग है। हमें हरियाणा पॉलिटी में कहाँ पे ज्यादातर फोकस करना है? पंचायती राज पे। हाँ, थोड़ा हमें सीएम हो गया, गवर्नर्स हो गए, इन पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिस्ट्री। एक बात हमेशा याद रखें, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से डायरेक्ट, रिपीटेड और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।
तो आप उसको मिस कर रहे, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या है? इंडिया प्लस हरियाणा, हमें दोनों की कलेक्टिवली देख ली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री ही है। इंडियन हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न है। पर अगर हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो मॉडर्न इंडिया है। एंशियंट एंड मेडाइवल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और कुछ रिपीटेड थीम्स होती हैं, हम उसमें अगर ज्यादा फोकस करें तो बेहतर रहता है। वेयर एज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो वो है मॉडर्न इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1857 1947 जो सबसे ज्यादा उसमें भी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम मूवमेंट वाला जो है हमारे। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जैसे सिविल मोमेंट्स हो गए, ट्राइबल मोमेंट्स हो गए, पीसेंट मोमेंट हो गए, हमें इन चीजों को कवर करना होता है थोड़ा सा डिटेल में। क्योंकि क्या है, अब जो हरियाणा पीसीएस एग्जामिनेशन है वो फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल पे भी जा रहा है। ठीक है, हरियाणा हिस्ट्री। हरियाणा हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंशियंट साइट्स को जानना, जो हमारी आईबीसी साइट्स हैं, है ना, वो सब। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हरियाणा एंड फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, सीधा पूछ लेते हैं कि कौन सा एक्ट कब पास हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे लीडर कौन थे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ पे फैक्चुअल के साथ साथ क्रोनोलॉजी और थीम बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी के हिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्रोनोलॉजी, कि कब क्या हुआ था, तो वो चीजें जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ज्योग्राफी। इंडिया प्लस हरियाणा को ही लेके चल रहे हैं। ज्योग्राफी को हमें रखना है सिंपल। ठीक है, जितना आप उसके अंदर डीप में जाएंगे वो और डीप में आपको जाना ही पड़ेगा, उसमें ऐसा है। लेकिन अगर हम उसको सिंपल रखते हैं, बेसिक्स हमारे इसमें क्लियर होने चाहिए, तो हमारा काफी हद तक क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी बेसिक्स देखने हैं इसमें हमें। जैसे आप क्लाइमेटोलॉजी है, थोड़ा सा वो डिटेल में कर सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी को, थोड़ा सा ओशियानोग्राफी को। ठीक है, इसमें ऐसा है। और रिवर्स क्लाइमेट सॉइल्स हो गई हमारी। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज को, उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है। ठीक है, और उनको ड्रेन कहाँ हो रही है जाके, ये हमें थोड़े से रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हरियाणा ज्योग्राफी की बात करें तो सेम रिवर्स वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे इंडियन के लिए देख रहे हैं वैसे ही। और कैनल सिस्टम और एग्रीकल्चर। ठीक है, कि कौन सा क्रॉप है, क्रॉप सीजन पता होना चाहिए, उस क्रॉप की सॉइल, ठीक है, और उसका टेम्परेचर, और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, वो चीजें हमें इसमें ध्यान देनी है जब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे हमें ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं हम, इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही है कि जितना डीप में जाओगे तो फिर उसमें उलझते चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट और करंट लिंकेज का कॉम्बिनेशन चलता है। कैसे? बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। अब जैसे हम देखते हैं कि जो टर्म बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा आते हैं टर्म बेस्ड। ठीक है, टर्म बेस्ड में आप लेके चले सीआरआर है, एसएलआर है, सपोज एग्जाम्पल है ये आपके लिए। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, और रेपो रेट है। इसमें से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसे पूछ लेंगे कि जो सीआरआर है तो उसका आगे आपको डेफिनेशन दिया होगा, एसएलआर का दिया होगा और रिवर्स रेपो रेट का दिया होगा। आपको इसमें से पूछ ले जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 एंड 3, ऐसे करके। तो इसमें यहाँ पे क्या है, टर्म बेस्ड है। अगर आपको टर्म है उसकी डेफिनेशन के बारे में पता है तो यू कैन इजिली मेक आउट कि कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे थोड़ा सा हमें करंट, अगर करंट में वो इशू है या कुछ चल रहा है कंसेप्ट, तो उसका हमें थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन हमें उसका पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं प्लानिंग पे। हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, उनको तो हमें याद करना ही करना है। वेरएज बजट अगर हमें देखना है, रीसेंट बजट देखेंगे हम, इसका इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे। ठीक है, हरियाणा इकोनॉमी सेम स्कीम्स। यहाँ पे भी जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स कुछ ऐसी होती है जो बजट में डिस्कस होती है, वो तो इंपॉर्टेंट होती ही होती है। ठीक है, फिर हमें हरियाणा की कुछ स्कीम्स में ज्यादातर हमारी जो फार्मिंग स्कीम्स होती है ना, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स होती है, उन पे ज्यादा ध्यान देना होता है। वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड होती है, थोड़ी सी वो भी देख लेते हैं। हरियाणा इकोनॉमी, इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा बहुत हमें इसमें जानना पड़ता ही है, हमें पढ़ना पड़ता है। करंट वैसे वही, बजट भी हमें इसमें देखना है, बजट। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, और जो हमारे बेसिक्स होते हैं वो तो यहाँ पे इकोनॉमिक जो कंसेप्ट हम करते हैं उसमें क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जनरल साइंस, बायोलॉजी, इसमें सेल्स, न्यूट्रिशन एंड डिजीजेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री बेसिक एनसीईआरटी लेवल की आती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जब जनरल साइंस का सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि अगर आप बायोलॉजी से स्टार्ट करें, देन केमिस्ट्री करें और देन फिजिक्स। ठीक है, सबसे कम क्वेश्चन फिजिक्स में से आते हैं, इसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी में से आते हैं, डुएबल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इस सब्जेक्ट में ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है।
इसमें सिंपल कंसेप्ट है, प्लस जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे वो काफी होता है। इसमें सेल से रिलेटेड आपने एमसीक्यूज कर लिए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डिजीजेस से रिलेटेड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनमें से ही बनता है। ठीक है, जो ये वाले होते हैं कि विटामिन ए हो गया, विटामिन बी के डिजीजेस पूछ लेते हैं, विटामिन सी के डिजीजेस पूछ लेते हैं, डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, है ना, उनसे रिलेटेड ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत सेल से रिलेटेड आता है, न्यूक्लियस से, या फिर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनसे रिलेटेड। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं वो बन जाते हैं जो हमारे डेली यूज केमिस्ट्री होती है ना, डेली यूज बायोलॉजी जिसे कह लेते हैं, डेली यूज हमारा जैसे सोप रिलेटेड आ जाता है, डिटर्जेंट रिलेटेड आते हैं, पॉलीमर रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस मेडिसिन रिलेटेड आता है। ठीक है, एलॉय, है ना, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे हमारे, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो लेंस, लेंस वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बन जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन बन जाता है, ये हमें देखना होता है। मैं वही कहती हूँ कि आप जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे इस पे, तो उतना ज्यादा इसमें सफिशिएंट रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे हम, जिसे कह सकते हैं हम गेम चेंजर टॉपिक है हरियाणा जी की। हमने अब तक देखा कि हमने पॉलिटी कर ली, हमने हिस्ट्री कर ली, ज्योग्राफी कर लिया हमने, ठीक है, हमने इकोनॉमिक्स कर लिया, हमने जनरल साइंस कर लिया। ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर सपोज करो आपको ज्योग्राफी नहीं आती, whereas आपको हरियाणा जी के आता है, तो ये चल जाएगा। whereas अगर आपको हरियाणा जी के नहीं आता, ज्योग्राफी आता है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब हरियाणा जी के जो एक ऐसा टॉपिक है जो इनको ओवरकम कर सकता है। ठीक है, अगर आपका इनमें से कोई भी कुछ भी वीक है तो। whereas अगर आप हरियाणा जी को छोड़ दे और ये सब चीजें कर ले, तो कहीं ना कहीं आप आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑनेस्टली मैं अगर यही बोलूंगी कि यही सब्जेक्ट सिलेक्शन और रिजेक्शन का फर्क पैदा कर देता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अगर आप हरियाणा जी के इग्नोर कर रहे हैं तो कंपटीशन कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर देगा। तो इसीलिए हरियाणा जी के इंपॉर्टेंट हो जाती है। हरियाणा जी के गेम चेंजर है। ज्योग्राफी अभी हमने देखा कैसे कवर करनी है, जैसे रिवर्स हो गया, कैनल्स, एग्रीकल्चर वगैरह, ये सब। हिस्ट्री, थोड़ा सा हमें क्लाइमेट के बारे में भी जानना ही होता है ना। हिस्ट्री हमने देख लेते हैं, एंशियंट साइट्स, फ्रीडम फाइटर्स, है ना, थोड़ा बहुत इनका कल्चर वगैरह जैसे हो जाता है, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक सॉन्ग हो गए, है ना, थोड़ा सा ड्रेसेस, है ना, ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे अगर फेयर लग रहे हैं ना। हाँ, ये डैम्स, रिवर्स, फेयर्स। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, थोड़ा हमारी स्कीम वगैरह जो हो जाती हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, अभी रिसेंटली कितने सारे जो प्लेयर्स थे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, है ना, वहां पे हरियाणा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है जान, और थोड़ी सी पर्सनालिटीज वगैरह। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स। अब हम सोचते हैं कि करंट अफेयर जो एक अलग से सब्जेक्ट है, नहीं, इसको करंट अफेयर को एक अलग सब्जेक्ट मत बनाओ, स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके पढ़े, तो फिर वो इजी रहता है, हम उसे याद भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे नेशनल करंट अफेयर्स है, हरियाणा स्पेसिफिक स्कीम्स है। अब देखिए, ऑब्वियस है, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स के साथ स्कीम्स करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारा करंट अफेयर से लिंकेज करके पढ़ेंगे तो हो गया। फिर स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट छोटे टॉपिक्स हैं, बस थोड़े से एक बार हम उन पे थोड़े से नजर डालते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं और एग्जाम पॉइंट पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक अलग से अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए कि ओ माय गॉड करंट अफेयर्स भी है। नहीं, अगर आप इसको साथ ही साथ स्टैटिक के साथ लेके चलेंगे, उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगी कि पॉलिटी, फिर हरियाणा जीके करें आप, हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एंड देन करंट अफेयर्स, तो हमारा पैरेलल में चल ही रहा है। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट कैसे कवर करना है। मैंने अभी बताया था पॉलिटी सबसे हाई वेटेज का होता है ना, और डायरेक्ट और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा जी के गेम चेंजर टॉपिक है, इसको तो आप कैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। हिस्ट्री दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आफ्टर पॉलिटी, तो हम हिस्ट्री को रखा। ठीक है, ज्योग्राफी में से थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं और इजीली बन भी जाते हैं, अगर आप कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ज्योग्राफी के, जैसे कि रिवर्स हो गया, है ना, माउंटेन्स हो गई, रिवर हो गया, हमारे माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, है ना, इन चीजों को वो मैच द फॉलोइंग से पूछ लेते हैं, तो काफी इजी हो जाता है आपको बताना। इकोनॉमी कर लेते हैं फिर, इकोनॉमिक में स्कीम्स हो गई, है ना, स्कीम्स हो गया, हमारा बजट हो गया, ये सब चीजें हमें लेके चलनी है। और जनरल साइंस तो मैं आपको कहूंगी कि आप एमसीक्यू से करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि हाउ टू स्टडी ईच सब्जेक्ट। अब हर एक सब्जेक्ट को हमें स्टडी कैसे करना है, जैसे शॉर्ट नोट्स, डेली एमसीक्यू, वीकली रिवीजन, पीवाई के एनालिसिस। अब देखें कि कभी भी हमारा नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है, राइट, दिसंबर के लास्ट में मान लिया, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में।
कभी भी नोटिस आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद 2 ढाई महीने मान के चलो, तो मार्च के लास्ट में या अप्रैल स्टार्टिंग में, तो मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा प्रीलिम्स का। तो अभी हमें ये देखना है कि हम इसे अप्रोच कैसे करेंगे। अब तक हमने ये देख लिया कि हमने कंप्लीट सिलेबस ब्रेक डाउन कर ली। अब हमें इन चीजों को अप्रोच कैसे करना है, हम इसे करेंगे कैसे। तो शॉर्ट नोट्स, ठीक है। डेली एमसीक्यूज। शॉर्ट नोट्स क्या है, आप कुछ भी लेक्चर पढ़ रहे हैं, आपका कोई टीचर है आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, राइट। आप उनके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ओके। फिर जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड आप एमसीक्यूज कर लें। उसके बाद आप एक अपना टारगेट सेट करें कि आपको वीक में ऐसे इसको रिवाइज करना ही करना है। एक दिन आप मान के चलें कि आपको रिवीजन करना है। आप ऐसा ले सकते हैं कि आप मंडे टू फ्राइडे पूरा पढ़े, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। आपने दो आप सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उन मंडे टू फ्राइडे आपने उन 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ा। वेरा सैटरडे संडे आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ आपने एमसीक्यूज करे, पीवाईक्यू करे, प्लस हम कह सकते हैं आपने मॉक टेस्ट भी लगाए। क्योंकि इस टाइम पे आप अगर 1 महीने बाद, हाँ अभी आप अपना 1 महीना लें और थोड़ी बहुत चीजें कवर करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप मॉक लगाना शुरू करें, पर लेकिन साथ साथ पीवाईक्यूज लगाना जरूर देखें। पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी जो थीम्स है वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो एक वीकली रिवीजन आपको टारगेट सेट करना होगा। अब इस टाइम पे हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते टाइम को, ठीक है। आपको पता है कि जो कुछ जीएस के सिलेबस होते हैं वो कहीं ना कहीं मेंस के, ऑब्वियस है मेंस में ओवरलैप होते ही होते हैं। तो और प्रीलिम्स एक बार हो गया तो मेंस में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। हरियाणा में 2 ढाई महीने मिलेंगे, 3 महीने मिल जाएंगे, पर लेकिन एक जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम होता है, राइट। तो इसीलिए हमें टारगेट करके चलना है कि हमारा कहीं ना कहीं मेंस भी थोड़ा बहुत कवर होता रहे, राइट। तो मंडे टू फ्राइडे है, आप अच्छे से कुछ 2 सब्जेक्ट्स को पढ़े, या अगर आपको लगता है कि दो नहीं तो एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के सैटरडे संडे उसका रिवीजन अच्छे से करें। इससे क्या होता है, थोड़ा ब्रेन को भी हमारे बूस्ट मिलता है, ठीक है। वो क्वेश्चंस करेगा, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको एनालाइज करेगा, तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच अगर हम लेके चलते हैं तो पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम कॉमन मिस्टेक्स। मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स फैक्चुअल, ignoring Haryana GK, ignoring CSAT, no MCQ practice and late revision। अगर आप गलतियों से बच गए, इन गलतियों से, तो ऑलरेडी कंपटीशन से आगे हैं। वो गलतियां यही हैं, फैक्चुअल की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होना। ऑब्वियस है फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट अगर आप कंसेप्चुअल भी अगर कर लेना तो यू कैन डू वंडर्स इन योर एग्जामिनेशंस। इग्नोरिंग हरियाणा जी के, आई टोल्ड यू कि ये गेम चेंजर है, इसको छोड़ दिया तो प्रेजेंट छोड़ दिया। नेक्स्ट है सीसैट। हमें पता है कि जो पेपर 2 है इट्स ऑल अबाउट क्वालिफाइंग इन नेचर, जिसमें हमें 33% चाहिए। पर लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है हमें, राइट, कि हम ये कर लेंगे। नहीं, ऐसा हमें नहीं सोचना है। जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से आप क्या कर सकते हैं, एक एक घंटा अपना सीसेट को दे सकते हैं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक थोड़ा सा सीसेट पे, जीएस पे फोकस करते हैं, राइट। आप लास्ट के 1.5 महीना भी सीसेट को एक एक घंटा दोगे तो भी आप सीसेट कर लोगे। 33 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। फिर आता है नो एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये नहीं कि आप थ्योरेटिकल पढ़े ही जा रहे हैं, थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करके देख रहे हैं। तो आपको क्या होगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाहता है। कई बार होता है कि हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं किसी वर्ड को, किसी टर्म को, किसी सेंटेंस को। तो इसीलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट रिविजन, आई टोल्ड यू, आपके पास मटेरियल चाहे इतना है, बट लेकिन आप उसको बार बार अगर रिवाइज कर रहे हैं ना, तो वो हमारे माइंड में काफी अच्छे से सेटल्ड हो जाता है, ठीक है। हमारे पास लिमिटेड सोर्स होना चाहिए लेकिन मल्टीपल रिविजन्स होनी चाहिए। ये एक मूल मंत्र होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर एंड सक्सीड टुगेदर। वही, अगर आप एचसीएस प्रीलिम्स सीरियसली लेना चाहते हैं तो अध्ययन पंथ के साथ आप जुड़े रहिए। यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लैरिटी, एग्जाम ओरिएंटेड क्लैरिटी, रेगुलर गाइडेंस के साथ साथ आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो यही यही है, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर एंड सक्सीड टुगेदर। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पीसीएस प्रीलिम्स में। मैं अभी भी ये कहना चाहूंगी कि अभी आप थोड़ा सा जीएस पे फोकस करें, पीवाईक्यू एनालाइज करें, ठीक है। हम अपने वीडियो एक क्रैश कोर्स इस पे लॉन्च कर देंगे जिसमें हम पीवाईक्यूज को अच्छे से
एक बार एनालाइज कर लेंगे, हम हर एक ईयर का PYQ कर लेंगे सॉल्व, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। पर लेकिन आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।